विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच नंबर 20 जो कि इंडिया और इंग्लैंड की विमेंस टीमों के बीच में खेला जाएगा होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर के उस मैदान पर, जहां पर पहली बार विमेंस क्रिकेट का कोई मुकाबला अगर हम बात करें इसी वर्ल्ड कप के अंदर खेला गया, जिसमें से 2 मुकाबले हो चुके हैं। तो और उन दोनों मैचेस में क्या हमको पिच के बारे में समझ में आया, उसको आगे हम पिच रिपोर्ट में देखेंगे। लेकिन इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें इंडिविजुअली, तो यहाँ पर इंग्लैंड की जो टीम है काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। फिलहाल 4 मुकाबले जो इन्होंने खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, पहले तीनों मुकाबले तो वन साइडेड इन्होंने जीते काफी हद तक। पिछला मैच ये टीम पाकिस्तान से हारते हारते बची है। बारिश आ गई कोलंबो में, उस वजह से ये टीम निश्चित तौर पर उस मैच को बचा ले गई, हारने से बच गई बेसिकली, वरना पक्का था कि पाकिस्तान की टीम इनको हरा देती। हालांकि उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो इनकी किस्मत थोड़ी सी खराब चल रही है। 4 मुकाबले खेले, पहले 2 मुकाबले आसानी से जीते, लेकिन उसके बाद के 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता हुआ मैच गवा दिया, जहां पर नडाइन डी क्लर्क ने कमाल की इनिंग खेल दी। और उसके बाद जो अगला मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर इंडियन टीम ने 330 रन तो बनाए, लेकिन उसको भी ये डिफेंड नहीं कर पाई अपनी एक बॉलिंग ऑप्शन कम होने की वजह से। और साथ ही साथ इन दोनों टीमों के बीच भी अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आखिरी बार ये दोनों टीमें इंग्लैंड के अंदर, यानी कि इंडिया टीम गई थी इंग्लैंड के दौरे पर अभी कुछ ही समय पहले जुलाई में। 3 ओडीआई मैच की सीरीज हुई थी, जहां पर इंडियन टीम ने 2-1 से सीरीज को जीता था। तो क्या इंडियन टीम उसी कारनामे को एक बार फिर से आज के इस मैच में अपने होम ग्राउंड पर इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में दोहरा पाएगी या नहीं, जहां पर 19 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से यह मैच होगा। और वेदर के बारे में आपको शुरू में ही बता दूं, वेदर को लेकर के काफी पॉजिटिव न्यूज है कि यहां पर कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। हल्के फुल्के हियर एंड देयर वेदर अगर हम देखेंगे तो आसमान पर बादल आते जाते रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना है नहीं। तो यहां पर हम देखें जो 2 मुकाबले अभी तक विमेंस क्रिकेट के इतिहास में, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में जो यहां पर खेले गए इसी वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले हुए, एक 1 अक्टूबर को हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसको ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने जीता बहुत ही आसानी से, जहां पर 326 रन बना दिया, ऑल आउट हो गई टीम। पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए पहले 10 ओवर में ही 81 रन बना दिए थे। हालांकि सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम ने पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवा दिया था 36 के स्कोर पर। और उसके बाद दूसरे मैच के अंदर जो 6 अक्टूबर को खेला गया, ये भी डे नाइट मैच था, शाम को 3 बजे से ही स्टार्ट हुआ था। वहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 231 तो बना दिए, टीम ऑल आउट हो गई, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम 234 रन बना करके 4 विकेट पर मैच को बहुत ही आसानी से जीत गई। तो ये जो पिच रही उसको देखने से यही पता चला कि बैटिंग के लिए तो काफी अच्छी है, लेकिन बॉलर्स के लिए भी पूरे मौके यहां पर हैं। शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को, बाद में आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स भी गेम में आते हैं। इस मैच में अगर आप देखें तो टोटल 5 विकेट दोनों इनिंग में मिला करके तेज गेंदबाजों ने लिए, 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए। यहां पर भी देखें तो 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए दोनों इनिंग में मिला करके, लेकिन पेसर्स ने अगर आप देखें तो 11 विकेटें ली। तो थोड़ा सा वेदर भी हमको देखना पड़ेगा, हल्के फुल्के क्लाउड्स होंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी मदद होगी तेज गेंदबाजों को, वरना स्पिनर्स तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ गेम में आएंगे ही। और ओस ये भी एक बड़ी भूमिका निभाएगी सेकंड इनिंग के दौरान। हालांकि जो भी टीम टॉस जीतेगी, पूरी उम्मीद है को पहले फील्डिंग करने जाएगी, क्योंकि जो सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी उस दौरान आएगी ओस। बॉलिंग करना उस टाइम पर आसान होगा नहीं, बैटिंग करना निश्चित तौर पर आसान हो जाएगा। तो कोई भी टीम टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। बाकी पिछले दोनों मैच में स्पिन और पेस ने क्या किया, यहाँ पर तो आपको ने बताया ही था, एक मैच पहले बैटिंग और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। लेकिन टॉस के बाद आपको मैं क्लियर कट बता दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कि ओस आएगी या नहीं सेकंड इनिंग में, वेदर कैसा है और पिच कैसा है, पिच यूज्ड है या फ्रेश है। ये सारे अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे टॉस के बाद। दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक्स को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल यह है आपके सामने प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबल इंडियन टीम की तरफ से जो खेलने उतरेगी। पिछले मैच में यही प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर इंडिया की रही थी, जहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ऋचा घोष कभी नीचे कभी ऊपर आ जाती है, अमनजोत कौर कभी खेलती है कभी नहीं खेलती है। बाकी दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरनी तो है ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और बाकी बेंच के जो ऑप्शंस हैं उनके नाम भी देख सकते हैं। और पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई, जहां पर टोटल हालांकि इंडिया के पास मेन 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है, जरूरत पड़ने पर हरमनप्रीत कौर भी इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रही है। और जो 5 मेन बॉलर है ना, वो कहां पर बॉलिंग किस किस ओवर में आकर के कर रही है। जैसे अमनजोत कौर को ले लीजिए, पावर प्ले में भी बॉलिंग करती है, मिडिल में भी, डेथ में भी। और बाकी क्रांति गौड़ तो पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलर है ही। स्नेह राणा भी मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ती है। ये नंबर ऑफ ओवर्स हैं, कौन कहां पर बॉलिंग करता पिछले में जो दिखाई पड़ा था, वो सारा डेटा आप यहां पर देख करके बॉलर का रोल समझ सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर तो समझ ही चुके हैं। और बाकी जो आप मांगते रहे थे लगातार कि करियर का डेटा दो, वो आपके सामने। हालांकि इसकी मैं कोई बहुत ज्यादा वैल्यू अब तो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी जिसको देखना आप देख सकते हैं कि जैसे स्मृति मंदाना हो गई, तो इस विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले वनडे क्रिकेट में 109 मैचेस खेले थे, 4896 रन थे, 47 का एवरेज था, 45 का पहली इनिंग में, 59 का सेकंड इनिंग में, जो दिखाता है कि ये चेज बहुत अच्छा करती हैं। और बैटिंग पहले तो अच्छा करती ही हैं। और उसी तरह से प्रतिका रावल और हरलीन देओल का भी और इवन हरमनप्रीत कौर का भी पूरा करियर और इनिंग वाइज एनालिसिस देख सकते हैं। और बॉलर्स का जैसे श्री चरनी का एग्जांपल लें
तो वर्ल्ड कप के पहले तो 10 मैच में 11 विकेटें थी इनकी। पहली इनिंग में हर मैच में इनको लगभग पहली इनिंग की बॉलिंग में ऑन एन एवरेज 36 गेंदों पर विकेटें मिली हैं, सेकंड इनिंग में लेकिन 54 गेंदों पर। लेकिन अब ये फिगर बदलेगा, चूंकि पिचेस यहां पर यूज्ड मिल रही है, तो स्पिनर्स तो सेकंड इनिंग में और हैवीली गेम में आएंगी। और बाकी भी जो इंडियन बॉलर्स है, जैसे क्रांति गौड़ ने अपने करियर की शुरुआत करी अभी कुछ ही समय पहले, 8 वनडे मैच खेल करके 15 विकेटें ले ली इस वर्ल्ड कप के पहले, और इनिंग के हिसाब से क्या किया है वो तो आप यहां पर देख पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी फिलहाल 8 मैच में 15 विकेटें लेने के बाद इस वर्ल्ड कप में खेले गए 4 मुकाबले में क्रांति गौड़ ने क्या किया, अगर आप देखें तो पिछले मैच को छोड़ दें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी इंडियन टीम बुरी तरह से, उसके पहले के 3 मैच में 6 विकेटें हैं, यानी कि और 8 के बाद 4 मुकाबले अगर आप जोड़ दें तो 15 विकेटें थी, तो 6 विकेटें और जोड़ दीजिए, 21 विकेटें हो चुकी हैं। कमाल के आंकड़े अभी तक वनडे क्रिकेट में इनके रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, एक देखेंगे आप यहाँ पर 6 विकेट, ये जो 6 विकेट का आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये इंग्लैंड के ही खिलाफ इन्होंने लिया था। इंग्लैंड के दौरे पर, जो आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि इंडिया 2-1 से सीरीज जीती थी इंग्लैंड के दौरे पर, उसी में आखिरी मैच में उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें चटकाई थी। तो जबरदस्त फॉर्म में इंग्लैंड के खिलाफ भी परफॉर्म कर चुकी हैं, फॉर्म में भी हैं। और बाकी स्मृति मंदाना ने तो पिछले मैच में 80 रन बनाए ही थे, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ बहुत ही अच्छा वनडे सीरीज गया था। बीच में हालांकि थोड़ा सा इनका डाउनफॉल आया था। बाकी प्रतिका रावल मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर फिलहाल दिखाई पड़ी हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो कि 75, 37, 31 और 37 की पारियां इन्होंने पिछले 4 मैच में खेली है, उसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं। और उसके बाद आती है नंबर 3 पर हरलीन देओल, ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस, कम से कम 3 अच्छे मैचेस तो उन्होंने खेले हैं। तो इन फॉर्म बैटर्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ी हैं। कोई फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ा है तो वह है हरमनप्रीत कौर, जो शुरुआत तो अच्छा कर पा रही है लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। लेकिन एक चीज और बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ जब आखिरी मैच खेला था तो 6 विकेट लिया था, और उसी तरह से हरमनप्रीत कौर ने जब इंग्लैंड के खिलाफ खेला था ना तो 102 रन की पारी खेली थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी ट्रम्प है आज की इस मैच की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादातर लोग इनको लेके जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं ना ग्रैंड लीग लेवल की और फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट की, तो किसी 2-3 टीमों में आप इनको कप्तान भी बनाइएगा या वाइस कप्तान भी बनाइएगा। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच बहुत अच्छा खेली है, शतक लगा करके आई है। इसके बाद जेमाइमा रोड्रिग्स की बात करें तो ये एक बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट, हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर दिखाई पड़े रिसेंट टाइम में। अगर आप देखें तो 4 में से 2 बार तो खाता भी नहीं खुला, 2 बार 30+ की इनिंग खेली। इसके बाद अमनजोत कौर, इन्होंने अच्छा खासा रोल प्ले किया है कि खेले गए 3 मुकाबलों में एज ऑलराउंडर, बल्ले से और गेंद से, दोनों से परफॉर्म इन्होंने किया है। तो एक वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेयर जो कि आपको पॉइंट्स दे करके जाएंगी, उसमें से साबित हो सकते हैं। सिमिलर चीज आप दीप्ति शर्मा को भी लेकर के कह सकते हैं, बढ़िया बॉलिंग फॉर्म में है, बल्ले से भी रन बनाए हैं। ऋचा घोष भी वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में है अपनी बैटिंग लाइनअप के अंदर, इंडियन बैटिंग लाइनअप के अंदर लगातार ताबड़तोड़ रन बना रही हैं। बाकी स्नेह राणा की बात करें तो पिछला मैच अगर आप छोड़ दें तो उसके पहले के मैचेस में 3 मुकाबले में 6 विकेटें थी, बल्ले से रन भी थे, और ये भी उन मोस्ट रिलायबल प्लेयर्स में से एक आती है जिनको मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉप करिए, कोई भी कंडीशन हो। इन चारों को तो कम से कम टीम में जरूर रखिए अगर ये चारों प्लेइंग इलेवन के अंदर हैं। और उसके बाद श्री चरनी और क्रांति गौड़ आते हैं। श्री चरनी ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग करी, क्रांति गौड़ ने आखिरी ऑस्ट्रेलिया वाला मैच छोड़ करके उसके पहले जबरदस्त बॉलिंग करी है। तो ये दोनों भी ऐसी प्लेयर है जिनको मिस करना अपनी टीम से वो काफी रिस्की आपके लिए हो सकता है। बाकी बैटर्स के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, ठीक ठाक फॉर्म है। तो ओवरऑल भले इंडियन टीम पिछले 4 में से 2 ही मुकाबले जीती है, पिछले दोनों मुकाबले बैक टू बैक हारी अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन ओवरऑल जो प्लेयर्स है ना वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म है, एक्चुअली काफी अच्छे फॉर्म में लगभग सारी प्लेयर हैं। तो जो सबसे रिलायबल प्लेयर्स है जिनके बारे में आपको ने बताया वो तो आपके टीम में होनी चाहिए। 6 टीम अगर आप बना रहे हैं तो कम से कम 4 टीमों में, 5 टीमों में, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स है टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स या क्रांति गौड़, श्री चरनी, ये भी कम से कम 3-3, 4-4 टीमों में रोटेट होकर के आपकी होने चाहिए। और आगे आकर के हेड टू हेड के आंकड़े से भी अगर आप हेल्प लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे इंग्लैंड के खिलाफ स्मृति मंदाना के 19 मैच 868 रन है, 48 का धमाकेदार एवरेज है, दोनों इनिंग्स में काफी शानदार एवरेज है। प्रतिज्ञा रावल के आंकड़े थोड़े से एवरेज जरूर आप कह सकते हैं, 3 मैच में 65 रन है, लेकिन आखिरी मैच जो खेला इंग्लैंड के खिलाफ उसमें 26 रन है। इसके बाद देखा तो हरलीन देओल के भी 7 मैच 157 रन है, 58 का हाईएस्ट स्कोर है। दो नंबर्स तो उतने इंप्रेसिव है नहीं, लेकिन जो इंप्रेसिव है वो ये जो 58 की पारी है ना, वो इन्होंने आखिरी मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था उसी में आई थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, ये सब जो आप देख सकते हैं। बाकी हरमनप्रीत कौर, इनके आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त रहे हमेशा से, और आपको मैं ऑलरेडी भी कुछ देर पहले बता चुका हूं कि इन्होंने आखिरी मैच में सेंचुरी भी लगाई इंग्लैंड के खिलाफ। और उसके बाद आती है जेमाइमा रोड्रिग्स, इनके भी आंकड़े बहुत ही बिलो द एवरेज हैं, हालांकि 50 का हाईएस्ट स्कोर जो है ना वो अभी रिसेंट टाइम में ही आया था। इसके बाद ऋचा घोष 4 मैच में 83 रन, 38 नंबर का ये जो हाईएस्ट स्कोर है, ये भी इंग्लैंड के खिलाफ अभी आखिरी वनडे मैच में आया था जो इंग्लैंड के दौरे पर खेला था उन्होंने। तो इनको भी मैं एक मोस्ट रिलायबल बैटिंग ऑप्शंस में से एक मानूंगा। हालांकि सामने की टीम की तरफ से भी विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, तो ऋचा घोष की जगह पर आप कोई दूसरा इंडियन ज्यादा बेहतर ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इंग्लैंड की विकेट कीपर लेके जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। बाकी दीप्ति शर्मा के आंकड़े देखिए,
चाहे जैसे 18 मैच 387 रन, 18 के एवरेज है भी काफी खतरनाक। और बाकी अमनजोत कौर एक मैच में 20 नाबाद 1 विकेट, स्नेह राणा के 7 मैच में 35 रन 7 विकेट, बाकी श्री चरनी के 3 मैच में 3 विकेट, क्रांति गौड़ के 3 मैच में 9 विकेटें। तो ये 3 प्लेयर तो मोस्ट रिलायबल ऑप्शन है जिनको आप मिस नहीं कर सकते। उसमें श्री चरनी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, पहली इनिंग की बॉलिंग हो, ये भी काफी मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होंगे स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। और क्रांति गौड़ भी। बाकी बैटिंग में निश्चित तौर पर हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना दो बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से आज के इस मैच में। बाकी लोगों को आप थोड़ा सा एक एक दो दो टीमों में रोटेट करके लेके जा सकते हैं। बॉलर्स पर और ऑलराउंडर्स पर आप ज्यादा भरोसा आज के इस मैच में कर सकते हैं। इसके बाद वेन्यू का डेटा देखने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस मैदान पर इंडियन टीम भी और इंग्लैंड की टीम भी पहली बार कोई ओडीआई मैच खेलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर आपको वीकनेसेस का डेटा तो मिल ही जाएगा। प्लेयर बेटा का जिसमें स्मृति मंदाना की बात करें तो सोफी क्लिस्टन पर बढ़िया खेले, 105 रन बना करके 4 बार आउट हुई हैं। बाकी लॉरेन बेल पर 54 गेंद पर 53 रन बना करके 1 बार, लिंडसे स्मिथ की 9 गेंद पर 8 रन बना करके 1 बार। बाकी प्रतिज्ञा रावल की बात करते हैं क्लिस्टन पर, चार्ली डीन पर, एमिली अर्लॉट पर, तीनों पर सस्ते में आउट हुई हैं। और 5 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर, स्पिन थोड़ा खराब खेलती हैं, 104 गेंद पर 79 रन बना करके 5 बार ये आउट हो चुकी हैं, जिसमें क्लिस्टन का भी डेटा इंक्लूडेड है। हरमनप्रीत कौर को भी किसी टाइप ऑफ स्पेसिफिक बॉलिंग पर दिक्कत होती नहीं। क्लिस्टन ने इनको 3 बार जरूर आउट किया सस्ते में। बाकी चार्ली डीन ने 2 बार, 1 बार लिंडसे स्मिथ ने। हरलीन देओल को भी स्पिन पर दिक्कतें रही हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर ओवरऑल 225 गेंद पर 159 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं। एक क्लिस्टन ने भी 1 बार आउट किया है। नेटली सिवर ब्रंट और लॉरेन बेल ने भी इनको थोड़ा परेशान किया है और आउट लगातार किया है। और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर के इंडियन बैटर्स है, चाहे जेमामा रोड्रिग्स की बात कर लें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर इनको भी दिक्कत आती है। तो ये जो सोफी क्लिस्टन का नाम है ना, ये लगातार गेम में आएगा। इवन चार्ली डीन का भी, लॉरेन फाइलर भी इनको काफी सस्ते में आउट कर चुके हैं। बाकी दीप्ति शर्मा भी एक क्लिस्टन पर बढ़िया खेली है, नेटली सिवर पर थोड़ा सा खराब है। रिचा घोष के भी आंकड़े आपके सामने है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं। तो सोफी क्लिस्टन और चार्ली डीन दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई पड़ती हैं इस वीकनेसेस को डेटा को देखने के बाद इंडियन टीम की तरफ से। और इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इनका प्रोबेबल प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने। पिछले मैच पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने थोड़े चेंजेस किए थे कि इन्होंने सैरा ग्लेन को और एमिली अर्लॉट को प्लेइंग 11 में लेकर के आए थे। और उसमें मुझे लगता है कि आज वो लोग फिर से बाहर ही बैठेंगे, जो कि पिछले मैच में इन्होंने लॉरेन बेल को रेस्ट दिया था। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये बैटिंग ऑर्डर उतरती हुई आज के इस मैच में दिखाई पड़ सकती है। पिछले मैच सोफी क्लिस्टन और लॉरेन बेल दोनों नहीं खेली थी, और मुझे लगता है कि आज के इस मैच दोनों प्लेइंग 11 में आएंगी। और ये दोनों जो कि पिछले मैच में खेली थी बाहर बैठेंगी डैनी वियाट और लॉरेन फाइलर के साथ। हालांकि पिछला मैच पूरा हुआ भी नहीं था कंप्लीट, तो ये प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर आज बनता दिखाई पड़ सकता है। और लास्ट मैच जो कंप्लीट हुआ था इंग्लैंड का, उसमें जो बॉलिंग हुई थी बॉलर्स के द्वारा, कुल टोटल 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन, उनके नंबर ऑफ ओवर्स आप देख सकते हैं, किस ओवर में आकर के बॉलिंग करा है वो देख सकते हैं। करियर का डेटा भी आपके सामने है, जैसे इंडियन प्लेयर्स का आपने देखा था कि पूरा करियर बैटर्स का और बॉलर्स का कैसा चला है, इनिंग के बेसिस पर क्या परफॉर्मेंस हुई है। इसको मैं रिपीट तो करूंगा नहीं, चूंकि लिखा हुआ है, केवल पढ़ना ही है। इसको आप वीडियो को रोक करके यहाँ पर खुद से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। और उसके बाद आगे बढ़ करके रीसेंट फॉर्म देखें तो जैसा कि आपको मैं कई बार शायद इसी वीडियो में बता चुका हूं कि अभी तक के खेले गए इस वर्ल्ड कप के 4 में से 3 मुकाबले ये टीम जीते, तो ऑब्वियस सी बात है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी आई होगी। खास करके बॉलर्स की लिंडसे स्मिथ की देखें तो अभी तक के 4 मैचेस में इनके भी 6 विकेटें हैं। हालांकि पिछला मैच नहीं गई, क्योंकि वो मैच एक्चुअली कंप्लीट हुआ भी नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें लॉरेन बेल, तो 3 मैच में हालांकि 2 ही विकेटें हैं। चार्ली डीन के देखें तो पहले 3 मैच में 6 विकेटें थी, लास्ट मैच बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंस की। बाकी क्लिस्टन पिछला मैच खेली नहीं थी, लेकिन फिर भी 3 मैच में इनके 9 विकेटें हैं। और उसके बाद एलिस कैप्सी अच्छा रोल रहा है, अभी तक 3 मैच में 3 विकेटें हैं। ओवर्स लगभग ठीक ठाक नंबर्स में मिल रहे हैं, 5 ओवर 6 ओवर मिल रहे हैं, तो ये भी एक काफी रिलायबल ऑप्शन बन जाती हैं। और उसके बाद बैटिंग में बात करें तो कोई एक सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है तो वो नेटली सिवर ब्रंट, जिन्होंने पिछला मैच छोड़ दें तो उसके पहले एक सेंचुरी, एक 32 की पारी है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो 4 विकेटें भी हैं। और टॉप ऑर्डर से कोई बहुत ज्यादा अगर आप देखें ना तो कंसिस्टेंसी के साथ रन किसी ने बनाए हैं तो वो हेदर नाइट ने बनाए हैं। तो हेदर नाइट, नेटली सिवर ब्रंट और इनकी ये मेन बॉलिंग अटैक, इस पर आप ज्यादातर रिलाई कर सकते हैं। ये 6 प्लेयर ऐसी हैं जो आपकी बनने वाली मल्टीपल टीमों में 90% टीमों में तो आपकी होनी चाहिए, लगभग हर टीम के अंदर ये प्लेयर्स। और बाकी चाहे टैमी बिमोंट हो, एमी जोन्स, चूंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में ना रिचा घोष दूसरा ऑप्शन है, तो एमी जोन्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा बेटर, जो कि बैटिंग में थोड़ा सा ऊपर आएंगी। लेकिन क्या एमी जोन्स के आंकड़े इंडिया के खिलाफ अच्छे रहे हैं? क्योंकि अगर आपने रिचा घोष का पिछला आंकड़ा देखा तो ठीक ठाक है, लास्ट मैच 38 नाबाद की पारी खेली है। तो एमी जोन्स के आंकड़े अगर इंडिया के खिलाफ देखा तो काफी खराब है, 21 का एवरेज है। इवन टैमी बिमोंट के भी आंकड़े काफी खराब है। नंबर्स वही नेटली सिवर ब्रंट के जबरदस्त हैं, 44 का बैटिंग एवरेज है। इवन सोफिया डंकली भी एक ऐसी प्लेयर है जो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलती हैं, 9 मैचेस में 282 रन है, 83 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी एमा लैम्ब, अभी आखिरी जो वनडे मैच हुआ था इंडिया के खिलाफ ना, इंडिया और इंग्लैंड का,
उसमें 68 रन की पारी इन्होंने खेली थी। और उसके बाद हेदर नाइट ने 18 मैच 32 के एवरेज रन बनाए हैं। एमिली अर्लॉट ने एक ही मैच में 2 विकेटें ली हैं। एक्लेस्टन के आंकड़े आपको मैं प्लेयर बैटल में ही बता चुका हूं कि जबरदस्त रहेंगे। एक्लेस्टन और चार्ली डीन दोनों के बेसिकली, जिनके 7 मैच 11 विकेटें हैं, एक्लेस्टन के 15 मैच में 27 विकेटें। इंडिया के खिलाफ ये लोग काफी बढ़िया करती रही हैं। लिंडसे स्मिथ के भी आंकड़े एक मैच में 2 विकेट है, बाकी लोगों के आंकड़े आपको काफी एवरेज दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू का डेटा आपको मैं बता चुका हूं कि वो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग खेली नहीं। लेकिन प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो टेमी बिमोंट एक बार दीप्ति शर्मा की 50 गेंद पर 35 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं। बाकी क्रांति गौड़ के खिलाफ इनको ठीक ठाक दिक्कत रही है, 15 रन बना करके 2 बार। स्नेह राणा की 6 गेंद पर बिना कोई रन बनाए 1 बार। उसी तरह से एमी जोन्स, दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड़, जिसमें क्रांति गौड़ ने ठीक ठाक परेशान किया है। और बाकी नेटली स्वर भी देखें तो क्रांति गौड़ पर 1 बार आउट हुई है, 4 बार दीप्ति शर्मा पर, 2 बार स्नेह राणा पर। तो थोड़ी सी ऑफ स्पिन पर दिक्कत होती है, और ये चीज एमा लैम के साथ भी है, जिनको ऑफ स्पिन पर दिक्कत होती है। इवन ओवरऑल स्पिन बॉलिंग पर ही इंडिविजुअल बॉलर्स के नाम भी आप वहां पर देख पाएंगे। और बाकी यहाँ पर सोफिया डंकल, जो कि इंडिया के खिलाफ ओवरऑल तो अच्छा खेलती हैं, लेकिन स्पिन अच्छा है, नहीं खेलती ऑफ स्पिन खास करके। बाकी अमनजोत कौर के और दीप्ति शर्मा के खिलाफ आंकड़े देख सकते हैं, और यहाँ पर एलिस कैप्सी के। तो ओवरऑल रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो जरूर इंडियन टीम थोड़ी सी पिछड़ रही है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन ओवरऑल फेवरेट रही है हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ। होम ग्राउंड है तो उसका भी फायदा मिल सकता है। कप्तान के 2 सबसे फेवरेट ऑप्शन जो होंगी उनके नाम आप देख ही पाएंगे। बाकी ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं, जिनको आप अलग अलग टीमों में रोटेट करके कप्तान बना सकते हैं। बाकी टीम क्या बनेगी फाइनल आज के इस मैच के लिए, वो तो आप इस वीडियो को देख करके समझ बैठ जाएंगे पूरी तरह से। मैं भी अपने 2-3 टीमें दूंगा टेलीग्राम पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जाकर के आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का ना, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा, और थोड़ा बहुत क्लू टीम के बारे में भी मिल जाएगा। तो जाइए पूरा इस वीडियो को देख करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।